बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के अवाम के लिए मुश्किलात में इजाफा होने लगा है और तमाम पाकिस्तान के पूरे अवाम में तूलो अर्ज में फैले हुए सुबह सिंध में है, बलूचिस्तान में है, खैबर पख्तूनख्वा में है, पंजाब में है, कहीं भी हैं, सब पर एक मुसीबत आने वाली है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम इस हद तक बेहतर रहेंगे कि उनके लिए इक़दामात उठाए जा रहे हैं और हेल्थ कार्ड और दीगर जो मामलात हैं आम गरीब आदमी के लिए भी और तमाम ख़ानदानों के लिए जो हेल्थ कार्ड की सर्विस है वो बहाल कर दी गई है। उनको एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल चुका है। हर ख़ानदान को 10-12 लाख रुपए का जो रिलीफ है वो मिल चुका है। लेकिन जो दूसरे सूबों में रहने वाले हैं, ख़ास तौर पे जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं है, वहाँ पे एक अजाब नाजिल होने वाला है, क्योंकि ये अजाब तो हर जगह ही आएगा। लेकिन चूंकि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कुछ इंसेंटिव दे दिए हैं, कुछ रिलीफ दे दिए हैं, कुछ अच्छे इकदाम कर दिए हैं, इसलिए उन पे बोझ कम पड़ेगा। लेकिन बाकी जगहों पे ये बोझ डबल नहीं बल्कि ट्रिपल होने वाला है और पाकिस्तान के अवाम अब तैयार हो जाएं, क्योंकि 1.1 बिलियन जो कर्जा मिला है, 1.1 अरब डॉलर, उस पर बहुत खुशी मनाई गई थी। तो वो 1.1 अरब डॉलर जो है, 1 अरब 10 करोड़ डॉलर, वो हमने और आपने वापस करना है और उसके लिए काम शुरू हो चुका है। बिजली, पानी, गैस, ये तो आम चीज़ें हैं, इनकी तो कीमतें बढ़ती ही रहती हैं और मज़ीद बढ़ा दी गई हैं। और ख़ास तौर पे और दूसरा जो बहुत बड़ा टीका लगने वाला है वो है पेट्रोलियम प्राइसेस में। और जब पेट्रोलियम की कीमत बढ़ती है, पेट्रोल की, डीजल की, मिट्टी के तेल की, तो उसके बाद तो फिर महंगाई को लग जाती है आग, और वो आग लगने वाली है। कुछ लग चुकी है, बाकी लगने वाली है। फिर एक और काम होने लगा है और वो है IMF ने चूंकि 1.1 अरब डॉलर आपको दे दिया है, तो उन्होंने कहा है कि ये जनाब पैसे हमने इकट्ठे करने हैं। अब पैसे इकट्ठे करने के लिए पहले कुछ सहूलतें मुयसर थी, कुछ जो शोबे थे उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, उनमें हॉस्पिटल भी थे, लेबॉर्ट्रीज भी थी, लेकिन अब वो सब का सब खत्म कर दिया गया है और 1 जुलाई से ये सिलसिला शुरू हो जाएगा जी। और थ्रू आउट पूरे मुल्क में अब मुख्तलिफ कंपनियों, एलिट क्लब, सेहत और तालीम के इदारों, यानी कि प्राइवेट तालीमी इदारे जो हैं, खा वो ज़्यादा फीस लेने वाले हैं या कम फीस लेने वाले हैं, उनको भी सॉफ्टवेयर सिस्टम से मुंसलिक कर दिया जाएगा और उनकी आमदनी के मुताबिक, उनकी फीसों के मुताबिक जो है वो लिया जाएगा जी। सेल कितनी होती है, वो कलेक्ट कितना करते हैं पैसे, उस पर होगी। जाहिर है जब उन पे लगेगी तो वो फिर हमसे लेंगे, हमारे बच्चों से। तालीमी इदारों की फीसें बढ़ेंगी, तो सेहत और तालीम ये शोबा भी उसको इंक्लूड कर दिया गया है। और जिम क्लबों, हेल्थ क्लब, पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, स्लिमिंग क्लिनिक्स को भी मुंसलिक कर दिया जाएगा और ये भी अब टैक्स नेट में आ जाएंगे। लाहौर जिम खाना, इस्लामाबाद क्लब, चनाब क्लब, रॉयल पाम लाहौर क्लब भी इसमें शामिल होगा। कराची जिम खाना, पोलो क्लब भी इसमें शामिल होंगे और कुछ तो एलिट्स के हैं, और लेकिन जो आम आदमी मुतासर होगा वो भी इसमें शामिल है। मनी चेंजर्स, फॉरेक्स डीलर्स और गैर मुल्की कंपनियों में भी सॉफ्टवेयर सिस्टम का जो है वो लगाया जाएगा, सॉफ्टवेयर नस्ब किए जाएंगे। तमाम बड़े हस्पताल, लेबॉर्ट्रीज और निजी स्कूल, कॉलेजेस में भी सॉफ्टवेयर नस्ब किए जाएंगे। मेडिकल डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्रीज, जहाँ से हम ब्लड वगैरह टेस्ट करवाते हैं, वो भी क्लिनिक्स में डॉक्टरों के और प्रैक्टिशनर्स, जितने भी डॉक्टर्स हों, वहाँ पे भी ये लगेगा। और जाहिर मरीज जाते हैं, मरीजों से फीस ली जाती है, तो वो फीसों में अब टैक्स भी आयद हो जाएगा। अब आप अगर अपना ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाके अपने आप को चेकअप करवाएंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये सब कुछ होने वाला है जी। ये 1 जुलाई से ये नाफिजुल अमल होगा और सॉफ्टवेयर की तनसीब से नई कंपनियां और अफराद टैक्स नेट में आएंगे। और पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम और फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सॉफ्टवेयर FBR से मुंसलिक होगा, यानी कि FBR सारा कुछ FBR में खुद का निज़ाम होगा। वो देखता रहेगा कि डॉक्टर्स कितना कमा रहे हैं और तालीमी इदारे कितना कमा रहे हैं और लेबॉर्ट्रीज पे कितना कुछ आ रहा है और क्लब्स में क्या हो रहा है, और जितनी आमदनी होगी वो आमदनी से वसूल किया जाएगा टैक्स। और सॉफ्टवेयर की तनसीब से सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स में विदहोल्डिंग टैक्स की, वो कहते हैं, चोरी पर काबू पाया जाएगा। इसके फायदे भी बहुत हैं और इसका जो नुकसान होगा वो आम आदमी को पहुंचेगा। इसी तरीके से जी
سافٹ ویئر کے لیے ریئل اسٹیٹ پر بھی لگایا جا رہا ہے. سافٹ ویئر کے لیے لائسنس ایف بی آر کی نامزد کردہ کمیٹی جو ہے وہ فراہم کرے گی. 45 مربع فٹ سے کم جگہ پر اور قائم نان اے سی ہوٹل اور موٹلز پر بھی کہ اس پہ اطلاق نہیں ہوگا. 45 مربع فٹ سے کم پر، اور آپ کو پتہ ہے 45 مربع فٹ جو ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کے اوپر جو ہوں گے وہاں پہ بھی ٹیکس ہوگا. لہٰذا آپ نے ہوٹل پہ جانا ہے، کھانا کھانا ہے، چائے پینی ہے، تو اس پہ اب ٹیکس ہوگا. ہر چیز مہنگی ہونے جا رہی ہے، اس کے لیے آپ کر لیں تیاری. اب آپ کو میں سنواتا ہوں ایک بات کہ کیا اس سے جو ہے ہماری معیشت ٹھیک ہو جائے گی اور اس سے سب کچھ ہو جائے گا. جب تک بڑوں کو نہیں پکڑا جائے گا اس وقت تک معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. اور ہمارے شبر زیدی صاحب ہیں، وہ کچھ بیان کر رہے ہیں، ان کی گفتگو سنیے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے اور یہ معاملہ کیسے ٹھیک ہوگا. سنیے جی. آپ اس کو کیسے کم کیا جائے گا؟ اگر شبر صاحب، ہمارا 9,000 ارب روپے کا ٹیکس ٹارگیٹ ہے، 16 سے 17,000 ارب روپے جو ہے وہ ایکسپینڈیچر ہے، جو 7 سے 8,000 ارب روپے جو ہے جو شارٹ فال ہے، خسارہ ہے، آپ اس کو کیسے کم کیا جائے گا اگر آپ کمیٹی بنا رہے ہیں 600 ارب روپے کم کرنے کے لیے؟ لینا یہ جو آسٹیریٹی والی بات ہوتی ہے اور جو وزیر اعظم کہتے ہیں، میں although لفظ بڑا سخت ہے مگر میں صرف اس کو انورٹڈ کاما میں استعمال کر رہا ہوں، یہ بکواس ہے. نہ یہ ہوتی ہے اور نہ اس کا کوئی سبسٹینشیل افیکٹ پڑتا ہے. ہم اتنے بڑے وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر بڑے بڑے پردوں کے اندر اس ٹیبل کے آس پاس بہت اچھے صوفے لگے ہوئے ہیں، وہاں بیٹھ کے آسٹیریٹی کی باتیں کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے تنخواہ بند کر دی، کیبنٹ تنخواہ نہیں لے گی، یہ گاڑی، یہ ساری باتیں کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. یہ قوم کو لال بتی دکھانے والی بات ہے. میری بات یہ ہے کہ پہلے آپ ایک بنیادی فیصلہ کریں کہ پاکستان میں جو ہمارے سرکاری آفس ہیں، گورنمنٹ کے آفیسز ہیں، گورنر ہاؤس ہیں، پرائم منسٹر ہاؤس ہیں، ان کو ہمیں اس شکل میں رکھنا ہے نہیں رکھنا. آسٹیریٹی کا مقصد علینا، جو آسٹیریٹی کا ڈیمونسٹریشن ہوتا ہے سول سروس میں یا گورنمنٹ میں، وہ اماؤنٹ کے ریفرنس سے نہیں دیکھا جاتا. وہ ایک کہا جاتا ہے کہ ایک غریب ملک کا صدر جو ہے وہ ایک ایسے گھر میں رہ رہا ہے جس گھر میں جو پریزیڈنٹ ہاؤس ہے، کیا اس کا وہاں رہنا بنتا ہے؟ کیا پرائم منسٹر ہاؤس کا اتنا بڑا گھر رہنا بنتا ہے؟ یہ اس بات نہیں، خرچہ تو ٹھیک ہے ہو جائے گا، مگر اس پریزیڈنٹ ہاؤس میں جو مجھے تقریباً ہانٹڈ لگتا ہے، میں زندگی میں صرف 2 دفعہ گیا ہوں وہاں پر، مجھے اس کے اندر داخل ہوتے خوف آتا ہے. جو آج کا پریزیڈنٹ ہاؤس ہے ایک انتہائی اگلی بلڈنگ ہے، اور اس میں آپ نے ایک آدمی کا گھر ہے، تو یہ آپ کو آسٹیریٹی لانی پڑے گی. پنجاب کا گورنر ہاؤس جو ہے اس کو امیڈیٹلی خالی کر کر وہاں پہ یونیورسٹی بنانی پڑے گی، کیونکہ وہ تقریباً 1 مائل کے ایریے میں. تو جب آسٹیریٹی کی بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایک مہینے تنخواہ نہیں لیں گے، یہ نہیں لیں گے، تو یہ میں پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، لفظ سخت نہیں، یہ بکواس ہے، یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے والی باتیں ہیں. آسٹیریٹی آپ کے اسٹائل میں ہونی چاہیے. دوسری بات مجھے بتائیے، جب شہباز شریف صاحب ٹریول کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کتنی گاڑیاں چل رہی ہوتی ہے، ان کے پیچھے ایمبولینس بھی چل رہی ہوتی ہے ان کے پاس. تو اگر ان کو یہی سیکورٹی چاہیے تو یا تو ٹریول نہیں کریں یا ہیلی کاپٹر میں جائیں. تو یہ جو بلا وجہ کی باتیں کرتے ہیں نا، یہ کہ 8 گاڑیاں 9 گاڑیاں ہر ایک کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے، منسٹروں کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہمارا آسٹیریٹی کے نام تنخواہ نہیں لے لیں گے، تنخواہ نہیں لے کے آپ نے کون سا احسان کر دیا؟ تنخواہ ہوگی 3 لاکھ روپے، 4 لاکھ روپے، 5 لاکھ روپے، اس کا مسئلہ نہیں ہے. آپ اپنے طریقہ تو دیکھیں آپ کیا ہوتا ہے. یہ جو ہمارے پاس ہمیں یہ بیوروکریسی بیوقوف بناتی ہے آسٹیریٹی کے نام پر. اور یہ آپ جو آسٹیریٹی والی بات کر رہی ہے نا، اس پہ کمیٹی بن جائے گی، اعلان کر دیا انہوں نے، کمیٹی بنانے کا کہہ دیا ہے. اور جو میں آپ سے کہی تھی کہ ریونیو ٹارگیٹ کو اگر آپ دیکھیں اور خسارہ دیکھیں، علینا وہ کہے گی کہ چائے کے ساتھ 2 سموسے آتے ہیں نا، ایک کھا لیں. ہاں بالکل شبر صاحب، ہمارا 9,000 ارب روپے کا ٹیکس ٹارگیٹ. تو یہ آپ نے گفتگو سن لیجیے، شبر زیدی صاحب ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور یہ ساری کی ساری بات بتا چکے ہیں کہ یہ کچھ ہو رہا ہے. اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ اصل پرابلم کہاں ہے. کیونکہ ہم نے اکانومی اگر ٹھیک کرنی ہے تو اکانومی ٹھیک کیسے ہوگی؟ وہ اس طرح ٹھیک نہیں ہوگی کہ ہم یہ چھوٹے چھوٹے کام کر کے اور بے وقوف بنائیں لوگوں کو اور کہیں جی ہم تو تنخواہ نہیں لے رہے، اور تنخواہ نہیں لے رہے لیکن اس کے علاوہ باقی سب کچھ چل رہا ہے. 4 لاکھ چھوڑ رہے ہیں لیکن ہر مہینے جو ہے وہ 1 کروڑ روپے ہماری ذات پہ، 2 کروڑ روپے، 6 کروڑ روپے، 10 کروڑ روپے خرچ ہو رہا ہے. یہی عمران خان صاحب نے کوشش کی تھی، اور انہوں نے گورنر ہاؤس کو، وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنانے کی کوشش کی، اور چھوٹے ایک سادگی، حکمرانوں کے لیے سادہ زندگی لانے کی کوشش کی. لیکن اس کو مذاق اڑایا گیا تھا اس کا، عمران خان صاحب کا اس وقت، کہ جناب یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے،
वो रहे भी नहीं, वो बनीगाला में रहे और इधर रहते भी नहीं थे, रात को चले जाते थे, उस पर भी मजाक उड़ाया गया। और गवर्नर हाउस को कोशिश की गई कि गवर्नर हाउस लाहौर वाला, ये सिर्फ गवर्नर हाउस लाहौर वाला नहीं बल्कि सारे गवर्नर हाउस जो हैं वो इसी तरीके से हैं। और ये सिर्फ गवर्नर हाउस ही नहीं है बल्कि सिविल ब्यूरोक्रेसी के पास, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के पास भी ऐसे बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं, ऐसे बहुत सारे रेजिडेंशियल एरियाज हैं जो कई कई किनार और कई कई एकड़ पर मुहित हैं, और वहाँ पे एक एक शख्स जो है वो रह रहा है। और जब तक ये काम नहीं किया जाएगा उस वक्त तक ये मुमकिन नहीं है कि हमारे कर्जे जो हैं वो खत्म हो सकें, क्योंकि हम अपने अखराजात कम नहीं कर रहे। कोई भी इदारा अपने बजट पर कट नहीं लगा रहा, कोई भी अथॉरिटी अपने आप को ठीक करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन बाकी सारे काम हम कर सकते हैं। ये पैसा आवाम से इकट्ठा करेंगे, आवाम को देंगे, कर्ज हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो पैसा है वो आवाम दे, वापस आवाम ने करना है, खर्च एलीट पे होना है। तो ये एक बहुत बड़ी जो एक हमारे दरमियान तजाद है हमारे करैक्टर में जो कि चल रहा है। अब आते हैं जी एक और खबर जो कि मॉस्को के हवाले से है। मॉस्को में जो दहशतगर्दी का हमला हुआ वो बहुत ही ज़्यादा संगीन हो चुका है, और वहाँ पे तकरीबन 150 शहरी जो हैं उस दहशतगर्दी के वाक़े में मारे गए हैं और हलाक हुए हैं, और उनको फायरिंग करके और आग लगा के जो हुआ पाकिस्तान और चीन की तरफ से इसकी मजम्मत की गई है। अब तक 11 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, और 120 से ज़्यादा जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। ये इस वक्त की सिचुएशन है, क्योंकि ये पावर पॉलिटिक्स जनाब बहुत ही ख़तरनाक चीज़ होती है। और इसके साथ साथ पाक फ़िज़ाइया के जो सरबराह जिन्होंने एक्सटेंशन ली है वो मुसलसल तनकीद का निशाना है, और अब आलमी ज़राए अबलाग ने भी उस पर लिखना शुरू कर दिया है, और इसको वो कह रहे हैं कि जनाब ये जो मामला किया गया है ये मामला है इससे आगे का। पाक फ़िज़ाइया के सरबराह को एक्सटेंशन नहीं लेनी चाहिए थी, उन्होंने एक्सटेंशन लेकर एक मेरिट का भी कत्ल किया है, और जो नई क़यादत का रास्ता रोका है, जबकि ऐसी इमरजेंसी नहीं थी कि उनको ये ऑफ़र कबूल करनी चाहिए थी, या उन्होंने जो कुछ किया उसकी वजह ये है कि ये मामला यहाँ तक नहीं रुकेगा बल्कि ये उससे आगे तक जाएगा। और जो ये कॉलम है बीबीसी का, मोहम्मद हनीफ साहब ने लिखा है, और उनके कॉलम बहुत अच्छे होते हैं, पढ़ने चाहिए। और उन्होंने कहा है कि जो आखिरी बात उन्होंने जहाँ पे ख़त्म की है वो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ कि हमारे हाजिर एयरफोर्स के सिपह सलार ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को 1 साल की एक्सटेंशन मुबारक। जब उन्होंने 23 मार्च को इस्लामाबाद में फ्लाई पास्ट की क़यादत की तो हमारे सुप्रीम कमांडर आसिफ जरदारी और सिपह सलार मुनीर आसमान की तरफ देखते रहे और तालियां बजाते रहे। उनके बीच में वजीर आजम भी थे। इस कौमी दिन पर सिपह सलार की एक्सटेंशन का भी ऐलान कर दें ताकि कौम इस इस्तराब में न रहे कि हमने इज्जत करनी है या बेइज्जती का वक्त शुरू हुआ चाहता है। ये है जनाब सूरत हाल। तो एयर चीफ की एक्सटेंशन का मामला आगे जा रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।